हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हॉफस्टेटर एक्सपेरिमेंट, यानी आवेशों का वितरण। और आवेशों के वितरण के लिए जो एक महत्वपूर्ण विधि है जो हॉफस्टेटर और उसके साथियों ने दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल दिया था, उससे ये बताया कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के हल्के समस्थानिकों का नाभिक होता है, जिसमें धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और उसने ये बताया कि न्यूट्रॉन उदासीन होता है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब नाभिक में जो आवेश के वितरण है वो ज्ञात करने के लिए हॉफस्टेटर और जो उसके साथी थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रत्यास्थ टक्कर यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन पर आधारित एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो उच्च ऊर्जा के रेखीय त्वरित्र यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो आवेशित कण होते हैं उनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, तो इन्हें हम त्वरित करने के लिए उच्च विभवांतर और उच्च निर्वात का उपयोग करते हैं ताकि इनकी ऊर्जा बढ़ाई जा सके। ये रेखीय त्वरक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने वाला। अगर ईजी वे में बोले तो ये जितने भी ये हमारे धनावेशित कण हैं, जैसे प्रोटॉन है, तो उनका वेग इनसे बढ़ाया जाता है। तो इसने क्या किया, रेखीय त्वरित की सहायता से नाभिक का जो आवेश घनत्व है उसकी इसने गणना की। तो इसने, जैसा कि आप ये सेटअप देख पा रहे हैं, इसमें उच्च ऊर्जा वाला जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको गुजारा और उसके प्रकीर्णन से आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व है उसकी जानकारी दी। अब सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉन त्वरक है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन त्वरक है। तो इलेक्ट्रॉन त्वरक से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को संवेग विश्लेषक, संवेग P = mv होता है, तो उससे चेक करके कि भाई इसका वेग बढ़ जाए, तो उससे चेक करके एक प्रकीर्णक कक्ष जिसमें दो चुंबकीय विक्षेपक है हमारे पास, ये चुंबकीय विक्षेपक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन त्वरक से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आता है, इसको हम चुंबकीय विक्षेपक जिससे गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे ही चुंबकीय विक्षेपक में हम इलेक्ट्रॉन के पुंज को प्रवेश कराते हैं तो ये एक पतली स्वर्ण पन्नी पे आपतित होता है लंबवत, और स्वर्ण नाभिकों के साथ ये क्या करता है, स्वर्ण पन्नी है तो स्वर्ण नाभिकों के साथ क्या करता है, प्रत्यास्थ टक्कर करता है। अब इस प्रत्यास्थ टक्कर के बाद क्या होता है, ये विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, और प्रकीर्णन के बाद स्वर्ण नाभिकों के जो विद्युत क्षेत्र है उससे जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर है, इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर, ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इससे वापस से हम उसके संवेग का विश्लेषण करते हैं और इसको जो स्वर्ण लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, जो स्वर्ण है, उस पर किसी अक्ष के सापेक्ष स्पेक्ट्रोमीटर, जो चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर है, इसको हम घुमाकर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का रिकॉर्ड कर लेते हैं और जो प्रकीर्णन कोण थीटा जो ये यहाँ से बना रहा है
ये जो इससे प्रकीर्णित है ये, और ये इस डायरेक्शन में जो जा रहा है उसके साथ जो प्रकीर्णित कोण है थीटा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए जो परिक्षेत्र है सिग्मा थीटा, जो हम आगे इसमें कैलकुलेट करेंगे, और थीटा है उसका हम मापन करते हैं। तो यदि जो रदरफोर्ड के ये इसकी लैंग्वेज है, आप नोट्स बना सकते हैं इससे। तो इसमें क्या होता है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन की तरह यदि एक बिंदु अनंत द्रव्यमान वाले नाभिक से इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन हो रहा है, तो जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र है यानी सिग्मा थीटा इक्वल टू होगा जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर इंटू 1 साइन 4 थीटा बाई 2। इक्वेशन हमारी 1 आ जाती है, जहाँ जेड ई मेरा नाभिक का आवेश है और जो ई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, थीटा मेरा प्रकीर्णन कोण है। और अब जब भी होफस्टेडर ने जब भी प्रयोग किया तो इसने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है ये उच्च होती है और ये लगभग 200 से 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसने इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए जो गणनाएं करने के लिए क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रचक्रण है और जो नाभिक का प्रतिक्षेप है उनको बिंदुवत नाभिक के लिए कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हम प्रकीर्णन परिक्षेत्र सिग्मा थीटा उसको कैलकुलेट किया सिग्मा बिंदुवत नाभिक के लिए। जब एक बिंदुवत नाभिक के लिए तो ये होगा जेड स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर। इसके साथ जो साइन 1 साइन 4 थीटा बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस 2 ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो नाभिक का आवेश है उसका वितरण यदि हम रो आर यानी कि आवेश घनत्व गोलीय सममित के लिए लें, यानी कि आवेश का वितरण एक गोलीय क्षेत्र में है, तो उस कंडीशन में जो गोला है उसके घनत्व पे वितरण होगा। तो उसके लिए हम लेते हैं जेड इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी रो आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इक्वेशन 3 आ जाती है। अब जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र है उससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो भिन्न होते हैं। तो ये जो आवेश घनत्व है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन परिक्षेप निकालते हैं। तो ये आता है सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा T2 बिंदुवत नाभिक के लिए, कि हम बिंदुवत नाभिक के लिए निकाल रहे हैं, इंटू एफ क्यू के मोड का स्क्वायर। इक्वेशन 4 आ जाती है, जहाँ जो एफ क्यू है ये नाभिक के आवेश वितरण पर निर्भर करता है और इसे हम आवेश का रूप गुणक कहते हैं। अब जो गोलीय सममित आवेश घनत्व रो आर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है एफ क्यू इक्वल टू 4 पाई क्यू जेड ई 0 to इन्फिनिटी रो आर साइन क्यू आर इंटू डी आर। इक्वेशन 5 आ जाती है, ये आवेश का रूप गुणक आ जाता है। अब जो हॉफस्टेडर है और इसके साथियों ने ये देखा कि जो परमाणु क्रमांक जब जेड एक विस्तृत प्रास के लिए लें तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक के आवेश का वितरण है उसकी प्रायोगिक और सैद्धांतिक वैल्यू हम इक्वेशन 6 से दे सकते हैं। यानी इक्वेशन 6 से जो वैल्यू आती है सैद्धांतिक या प्रायोगिक, वो दोनों वैल्यू सत्य होती हैं। अब जी हाँ, रो जीरो क्या है, रो आर क्या है। रो जीरो नाभिक के केंद्र का आवेश घनत्व है, आर इसके नाभिक से वह दूरी है जहाँ पर जो रो आर है उसका मान रो जीरो का आधा रह जाता है। ए स्थिरांक है जो नाभिक की सतह की मोटाई को व्यक्त करता है, और इसके लिए हम ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं कि देखिए कि वह दूरी जिस पर आवेश घनत्व 0.90 यानी कि रो जीरो का 90% से घटकर 0.1%, यानी कि यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ मिनिमम हो रहा है, तो उसे हम सतह की मोटाई कहते हैं, जिसे हम
ए से डिनोट कर रहे थे। तो ये एक समय t इक्वल टू 4.4 ए, ये ए है, समय फिर इतनी होती है। और ये जो r है रेडियस जिस पे इसका मान हाफ रह जाता है 0.50। यहाँ r की वैल्यू 1.07, ए का 1/3 फर्मी, और ए की वैल्यू 0.545 फर्मी, और रो होता है 1.65 इंटू 10⁻14 न्यूक्लियन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो इक्वेशन 6 से ए इज ग्रेटर देन 30 वाले नाभिकों के लिए ये सभी नाभिकों के लिए जो आवेश घनत्व है वो समीकरण 6 से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होफस्टेडर और उसके साथियों ने नाभिक का जो आवेश घनत्व है उसका आकलन किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो रो आर की एक नाभिक की त्रिज्या का मान √r² इस रेंज में होता है, यानी कि 1/ZE r² रो आर 4πr² इंटू dr, और इसका हाफ इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ये देखा गया कि जो द्रव्यमान संख्या ए इज़ ग्रेटर देन 20 के लिए, ऐसे जो नाभिक हैं जिनका द्रव्यमान ए इज़ ग्रेटर देन 20 है, उनके लिए जो त्रिज्या है इसके एटॉमिक मास की 1/3 की समानुपाती होता है, यानी कि r इक्वल टू होगा r0 एक कांस्टेंट आ जाता है। तो ये जो r इक्वल टू r0 ए 1/3 है, ये नाभिक का जो मॉडल है ये बताता है कि जो नाभिक में जो दृढ़ न्यूक्लियन से बना होता है और प्रत्येक न्यूक्लियन का आयतन 4/3 πr³ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल टू होता है 4/3 πr³, r इक्वल टू r0 ए 1/3 होता है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे तो ये r³ हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा। अब नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है कि m इक्वल टू होता है a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻70 kg, यानी कि एक जो एटॉमिक मास से हम यदि गुणा कर देंगे इसको, जिसकी वैल्यू 1.67 10⁻⁻17 है, तो और r0 इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻15, यानी कि जो -15 फर्मियन कोटि का होता है जो रेडियस, तो जो नाभिक का घनत्व है d इक्वल टू m/v होता है। और जो m है, ये जो m है इसका 3 गुना होता है, यानी कि 3a इंटू 1.67 10⁻⁻27 अपॉन में आयतन 4πr³ होता है, तो 4 इंटू पाई 3.पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 1.25 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब इंटू a। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.2 इंटू 10⁻18। जब पॉइंट को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻17 kg/m³, यानी कि जो नाभिक बहुत घना होता है और इसका जो घनत्व है जो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सभी तत्वों के नाभिक में द्रव्यमान का वितरण भी क्या होता है, एक समान होता है। ये इन्होंने होफस्टेडर ने जो पहले से नाभिक का मॉडल दिया गया था उसी की भांति ये चीज़ें प्रयोग करके देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।